नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। और प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्लास है प्यारे साथियों आपको डेली सुबह 6 बजे मिलती है। डेली सुबह 6 बजे मिलती है, एक दिन भी मिस नहीं होती है। ठीक है ना, डेली क्लास आपको देता हूँ। इस क्लास का PDF भी आपको मैं देता हूँ। और इसका जो PDF आपको प्राप्त होता है प्यारे साथियों, वो प्राप्त होता है आपको टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम जो चैनल है प्यारे साथियों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से और इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। मंथ के एंड में भी मैं आपको एक PDF दूंगा प्यारे साथियों, और उस मंथ के एंड में जो PDF दूंगा उसमें पूरे मंथ के आपके क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में। 18 दिसंबर का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी 26 जनवरी 2021 को जो आपका समारोह होने वाला है गणतंत्र दिवस का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे? तो सभी ने आंसर सही दिया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अच्छा, उनका नाम क्या है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन उनका नाम है, जो 26 जनवरी 2021 के दिन हमारे भारत देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, बोरिस जॉनसन। ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक, जो आपके पीछे के क्वेश्चन हैं उनकी। उस श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के महाविद्यालयों में शुरू किया गया अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी जो जितने भी कॉलेज हैं प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर, उनके अंदर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है और उस कार्यक्रम का नाम है अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम। ये अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो ये खेल से संबंधित है प्यारे साथियों। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान के उस जिले का नाम आपको बताना है जहां पर पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मैंने आपको बता रखा है, जिसके आगे पहला नाम लग जाता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो राजस्थान में किस जिले में पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कहने का मतलब MSME मंत्रालय ने, MSME मंत्रालय ने ए स्कीम फॉर प्रोबेशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप के तहत राजस्थान की एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र का प्रोजेक्ट दिया गया है। राजस्थान की एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है आपकी बीकानेर में, उसको सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र का प्रोजेक्ट दिया गया है। कौन सी स्कीम के तहत? उस स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, वो स्कीम है आपकी ए स्कीम फॉर प्रोबेशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ये स्कीम आपको ध्यान रखनी है। इसी स्कीम के आधार पर MSME मंत्रालय ने राजस्थान के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र का प्रोजेक्ट दिया है। उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के तहत राजस्थान की किस नदी को शामिल किया गया है? अच्छा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या प्यारे साथियों? नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है ना, वो नदियों को साफ करने के लिए चलाया गया। नदियों को साफ करने के लिए। अब नदियों को साफ करने के लिए चलाया गया, इसके 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। और इस तीसरे चरण के अंदर राजस्थान की कौन सी नदी को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उस नदी का नाम है प्यारे साथियों चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अनुसार। देखिए, केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अब राजस्थान की नदियों को साफ करने का काम किया जाएगा। इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के तहत राजस्थान को शामिल किया गया है। ठीक है, राजस्थान में जो चंबल और उसकी जो सहायक नदी हैं, सबसे पहले उनकी सफाई का काम किया जाएगा।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? तो नदियों को साफ करने का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। तीसरे चरण का आगाज इसका हो चुका है और तीसरे चरण में चंबल नदी को इसमें शामिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नवजात शिशु की देखभाल के लिए नवजात सुरक्षा योजना शुरू की गई। तो ये नवजात सुरक्षा योजना किसने स्टार्ट की थी? इसको शुरू करने की घोषणा किसने की थी? तो नवजात सुरक्षा योजना को शुरू करने का जो कहा था वो कहा था प्यारे साथियों रघु शर्मा ने। किसने कहा था? रघु शर्मा ने कहा था। और आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जो रघु शर्मा है, रघु शर्मा जो है वो क्या है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। राजस्थान के क्या है? चिकित्सा मंत्री। चिकित्सा मंत्री, ठीक है ना, चिकित्सा मंत्री। कलराज मिश्र राज्यपाल है राजस्थान के। अशोक गहलोत आपको पता है मुख्यमंत्री, और नरेंद्र मोदी पीएम है हमारे देश के। ठीक है, तो नवजात सुरक्षा योजना को स्टार्ट किया था रघु शर्मा ने, जो चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 24 घंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्लांट बनाया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में 24 घंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्लांट, यानी ऐसा दुनिया में नहीं है जो भारत में है, जो 24 घंटे चलता रहता है और वो एक सोलर प्लांट है, ऐसा किस राज्य के अंदर बनाया गया है? तो वो राज्य भाग्यशाली राज्य है प्यारे साथियों, राजस्थान। किसके अंदर बनाया गया है? राजस्थान के अंदर बनाया गया है दुनिया का पहला सोलर प्लांट जो 24 घंटे चलता है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, कौन से संस्थान में? ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दुनिया का पहला ऐसा सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है जो 24 घंटे चलता है। दुनिया का पहला ऐसा सोलर थर्मल पावर प्लांट है जो 24 घंटे चलता है। इसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। इस प्लांट में पहली बार पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स फोकस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुनिया के पहले सोलर प्लांट जो 24 घंटे चलता है उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो उस तकनीक का नाम है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स फोकस तकनीक। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स फोकस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है इंडिया 1। इस थर्मल पावर प्लांट को नाम दिया गया है इंडिया 1। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है इंडिया 1 क्या है? तो आप ये बोल सकते हो दुनिया का एकमात्र ऐसा सोलर प्लांट जो 24 घंटे चलता है, जो राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बनाया गया है। और कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स फोकस तकनीक का इस्तेमाल करके। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आयुर्वेदिक अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने की घोषणा किसने की? राजस्थान में आयुर्वेदिक अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने की घोषणा किसने की? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने की जो घोषणा की है वो डॉक्टर रघु शर्मा ने की है। और डॉक्टर रघु शर्मा क्या है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, है ना। तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आयुर्वेदिक जो अस्पताल हैं प्यारे साथियों उनके अंदर पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव से फिर क्या आ चुके हैं, वापस नेगेटिव आ चुके हैं, उन लोगों का क्या किया जाएगा? यहाँ पर इलाज किया जाएगा। ध्यान रखना इन पोस्ट कोविड केयर सेंटरों में। और जितने भी राजस्थान के आयुर्वेदिक जो अस्पताल है ना उनके अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को उनकी किस पुस्तक के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर बसंती लाल बाबेल है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसके कारण विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? उस पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों भरण पोषण कानून। भरण पोषण कानून नाम की जो फिल्म है, जो पुस्तक है, वो लिखी थी डॉक्टर बसंती लाल बाबेल ने। और इसी पुस्तक के लिए इनको राज्य पुरस्कार दिया गया है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के श्रम मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के श्रम मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों टिक्काराम जूली। टिक्काराम जूली श्रम मंत्री हैं राजस्थान के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना टिक्काराम जूली। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? उस कंपनी का नाम आपको बताना है प्यारे साथियों, जिन्होंने 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो उस कंपनी का नाम है प्यारे साथियों सेल। क्या नाम है? सेल। सेल कंपनी ने 2020 का गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। अच्छा, सेल क्या है? सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथियों। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2030 में 21वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां करने की घोषणा की है? जो आपके 21वें एशियन गेम्स होंगे वो कहां आयोजित होंगे, ये घोषणा की है आपके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने। 2030 में होने वाले हैं ये कहां पर होंगे? तो ये होंगे प्यारे साथियों कतर के अंदर। कहां पर होंगे? कतर के अंदर होंगे। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 के जो 21वें एशियन गेम्स होंगे वो कतर के अंदर होंगे। ये घोषणा किसने की है? ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने की है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, 19वें एशियन गेम्स 2022 में होने वाले हैं। वो कहां पर होंगे? वो चीन के अंदर होंगे। चीन की कौन सी जगह पर? हांगजू जेजियांग जगह पर। इसका मोटो क्या रहने वाला है? इसका मोटो रहने वाला है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर मस्कट। हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर मस्कट। और इसका शुभंकर कौन रहने वाला है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका शुभंकर रहने वाला है। अच्छा, 20वें एशियन गेम 2026 में होने वाले हैं। वो कहाँ पर होंगे? वो नागोया एची जापान में होंगे। इसका मोटो होगा इमेजिन वन एशिया। इमेजिन वन एशिया, ये जापान में होने वाले हैं। 21वें की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर होने वाले हैं? कतर में होने वाले हैं। और 22वें आपके 2034 में होंगे, वो आपके रियाद में होंगे, सऊदी अरब के अंदर। तो आपको मैंने 22वें तक बता दिया। 19वां होगा 2022 में, 20वां होगा 2026 में, और उसके बाद होगा आपका 2030 में, उसके बाद 2034 में। 2034 तक की बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में, यानी OCA के बारे में बात करें तो स्थापना 16 नवंबर 1982 को की गई थी। हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? अहमद अल फहद। और मोटो है यहाँ का ईवर ऑनवर्ड। ईवर ऑनवर्ड इसका क्या है? मोटो है। कतर की बात करते हैं तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। यहाँ के अमीर का क्या नाम है? यहाँ के अमीर का नाम है तमीम बिन हमाद। PM का नाम है अब्दुल खालिद बिन खलीफा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार का पद यहाँ पर अमीर का होता है। और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है, मजलिस अल सूरा। ध्यान रखना, मजलिस अल सूरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, ध्यान रखना। यहाँ की मुद्रा रियाल है, ध्यान रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने हाल ही में कहां पर नेट्रा नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ध्यान रखना, इसरो के जो अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान, उन्होंने नेट्रा नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। वो कहां पर किया है? तो वो किया है मेरे साथियों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। और बेंगलुरु के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। अच्छा, डॉक्टर के सिवान ने नेट्रा नामक एक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। तो ये नेट्रा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नेट्रा की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसकी फुल फॉर्म है। और इस केंद्र को डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी साथियों। डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के रूप में स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष संपत्ति का संरक्षण करना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। चेयरमैन आपके डॉक्टर के सिवान हैं। मोटो यहाँ का है प्यारे साथियों मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, या फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अगला क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित
देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। प्यारे साथियों, भारत और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर के जितने भी भारत देश के अंदर कोविड-19 से प्रभावित शहरी और उप शहरी क्षेत्रों के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा देने के लिए एक परियोजना के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। वो कितने मिलियन डॉलर की परियोजना है? तो वो प्यारे साथियों 400 मिलियन डॉलर की परियोजना है। कितने मिलियन डॉलर की? 400 मिलियन डॉलर की। तो भारत और विश्व बैंक के बीच में दूसरी बार ये समझौता हुआ है। इससे पहले भी एक परियोजना पर समझौता हुआ था मई 2020 में, जो 750 करोड़ मिलियन डॉलर की थी, है ना, 750 मिलियन डॉलर की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विश्व बैंक और भारत ने 400 मिलियन डॉलर के ऊपर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं जो क्या करेगी, जो भी शहरी और उप शहरी क्षेत्रों के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या करेगी, कोविड-19 से सुरक्षा देने का काम करेगी। देखिए, यह राशि एक्सक्लेरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम श्रृंखला की दूसरी सहायता है, क्योंकि इससे पहले मई 2020 में भी वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी भारत को दी थी। आपको पता है ये बात, मई 2020 में आपने पढ़ा भी होगा। और विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को 2 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। 2 अरब डॉलर राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है और उसका क्या है, किस्त वाइज यहाँ पर दे भी रही है। 2 किस्त भारत को दे चुकी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये श्रृंखला कौन सी, वो श्रृंखला आपको ध्यान रखनी है, एक्सक्लेरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम। जब वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और ये अस्तित्व में कब आया था? 1945 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं प्यारे साथियों। चीफ इकोनॉमिस्ट आपके कार्मेन रिनहार्ट हैं और एमडी और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो हैं वो हैं अंशुला कांत, और अंशुला कांत भारत से बिलोंग करती हैं, इंडिया की रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मनीपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत को डाला है और किस देश ने डाला है? तो भैया अमेरिका ने डाल दिया है। अमेरिका ने डाल दिया है। तो जैसे ही हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप चाचा हैं उन्होंने संन्यास लिया, वो हार गए, उसके तुरंत बाद भारत के ऊपर यह एक्शन दिखाया गया है, सख्त रुख दिखाया गया है। करेंसी मनीपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाला गया है अमेरिका के द्वारा भारत को। अच्छा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये करेंसी मनीपुलेटर्स है क्या? करेंसी मनीपुलेटर्स का मतलब ये है, जैसे मान लो एक कोई भी आपकी करेंसी होती है उससे छेड़छाड़ करना, करेंसी से छेड़छाड़ करना। कैसे? जैसे मान लो एक डॉलर का मतलब आपका 74 रुपये है। 1 डॉलर कितने रुपए के बराबर है? 74 रुपये के बराबर। अगर भारत क्या करे, इस 74 रुपये के बजाय 1 डॉलर का मान क्या बताए, 72 रुपये बताए, तो वो होता है मनीपुलेटर्स, करेंसी मनीपुलेटर्स। यानी या तो बढ़ा के बताना या फिर घटा के बताना, करेंसी के रेट से छेड़छाड़ करना करेंसी मनीपुलेटर्स कहलाता है। और इसी प्रकार का भारत के ऊपर क्या किया गया है, मतलब कहा गया है अमेरिका के द्वारा कि भारत इसी प्रकार से कुछ कर रहा है, इसलिए सख्त रुख दिखाया है और करेंसी मनीपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इससे पहले 9 देश भी वहां पर शामिल हैं और वो 9 देश कौन कौन से हैं? चीन, ताइवान, जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। इसी में भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी एबीयू के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना है? तो प्यारे साथियों, उस भारतीय का नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। चलिए, यहाँ पर हम एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी फिर एबीओ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं इसके अध्यक्ष इब्राहिम एरेन है। कौन है? इब्राहिम एरेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2019 में किस समिति पर
किस समिति पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? खेल जो केंद्रीय खेल मंत्रालय प्यारे साथियों, उन्होंने एक समिति से बैन को हटाया है तुरंत प्रभाव से, जो 2019 में लगा था। उस समिति का नाम आपको बताना है। उस समिति का नाम है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी पीसीआई। पीसीआई के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था 2019 में, उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। यहाँ पर पीसीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महासचिव चंद्रशेखर जे हैं। ठीक है, ये बात आपको पीसीआई के बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया है? ऑपरेशन ओलिव भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस राज्य में लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, ओडिशा के अंदर लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? ओडिशा के अंदर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह ऑपरेशन ओडिशा में लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। ओलिव रिडले नाम की जो प्रजाति है कछुओं की, ओलिव रिडले नाम की जो प्रजाति है कछुओं की, उनकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन ओलिव। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है आईसीजी के द्वारा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है ओडिशा के अंदर। यहाँ पर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक का नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका मोटो है वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करेंगे, वी प्रोटेक्ट। अच्छा, ओडिशा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा करते हैं। तो सुमंगल पोर्टल ओडिशा ने स्टार्ट किया। स्वेच्छा समाधान ऐप को ओडिशा ने स्टार्ट किया। गो स्विफ्ट पोर्टल को भी ओडिशा ने स्टार्ट किया। urban गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान भी ओडिशा ने प्राप्त किया प्यारे साथियों। और जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी कौन बना? ओडिशा बना। और सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी आपका ये ओडिशा बना है। और बलराम योजना और मो सरकार योजना को स्टार्ट किया ओडिशा ने। ये ओडिशा का करंट अफेयर है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं ओडिशा के स्टैटिक जीके की। मैंने आपसे वादा कर रखा है दिल्ली में आपको एक राज्य का स्टैटिक जीके करवाऊंगा, तो आज हम बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी आपकी भुवनेश्वर में है। अच्छा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ध्यान रखना, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। हाईकोर्ट आपका कटक के अंदर है। निर्वाचन सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। राजकीय पशु यहाँ का सांबर हिरण है। राजकीय पक्षी यहाँ का नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष यहाँ का बरगद है और राजकीय फूल यहाँ का अशोक है। लोक नृत्य यहाँ के कौन कौन से हैं? ओडिसी, स्वारी, पेंका, मुडरी, अया और घूमरा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ के अभ्यारण्यों की बात करें तो बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य और लखारी वेले वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। और यहाँ के टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में पड़ता है, ध्यान रखना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध यहाँ पर हीराकुंड बांध है जो महानदी के ऊपर स्थित है। मंदिरा बांध है जो शंख नदी पर है। और रेंगाली बांध है जो ब्राह्मणी नदी के ऊपर है। यहाँ पर जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं? तो जुआंग, खरिया, चेंचू और सोंड, ये कुछ यहाँ की जनजातियाँ हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 में 15वें मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां करने की घोषणा की है? 2023 के अंदर 15वें मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, ये घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपके किए जाएंगे, इसका आयोजन जो किया जाएगा वो आपका ओडिशा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? ओडिशा के अंदर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, यह टूर्नामेंट भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। और FIH की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। हेडक्वार्टर आपका लुधियाना में है और यहाँ के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं और CEO हैं थेरी वेली।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 में 15वें मेंस हॉकी विश्व कप आयोजित होंगे। ये बात किसने कही है, ये घोषणा किसने की है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएनईपी ने कितने लोगों को साल 2020 के लिए चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से यूएनईपी ने कितने लोगों को साल 2020 के लिए सम्मानित किया है, तो उन लोगों की संख्या है प्यारे साथियों 6। कितने लोगों को, 6 लोगों को। अब वो लोग कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं, देखिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, रॉबर्ट डी बुलार्ड को मिला, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में डॉक्टर फेबियन लैंड एंड हर्टर्स को मिला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी, यानी प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में जो मिला है वो मिला है निमांटे नेन क्विमो को, जो इक्वाडोर से बिलोंग करते हैं। और एक और है याकोबा सउदोगो जो बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को मिला है इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में। अच्छा, पॉलिसी लीडरशिप या फिर नीति नेतृत्व श्रेणी में जो मिला है वो मिला है फ्रैंक बेनीमारामा को। बेनीमारामा जो पीएम हैं कहाँ के, फिजी के। अच्छा, एंटरप्रेन्योर विजन यानी उद्यमी दृष्टि श्रेणी में जो मिला है वो मिला है मिंडी लुबेर को, जो अमेरिका से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की 6 श्रेणियां हैं, उनमें 6 लोगों को शामिल किया गया है। क्योंकि 5 श्रेणी हो गई, इसमें 6 लोग हुए, क्योंकि इस श्रेणी में 2 लोग हैं। इस श्रेणी में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 6 लोगों को ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है 2020 का। यहाँ पर हम बात करते हैं यूएनईपी की, तो यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, इसीलिए 5 जून को ही आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नैरोबी में है और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं दोस्तों वह हैं इंगेर एंडरसन। अगला क्वेश्चन, स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। स्पाइस मनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने प्यारे साथियों वो बने हैं सोनू सूद। कौन बने हैं, सोनू सूद बने हैं स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, सोनू सूद की एक आत्मकथा है प्यारे साथियों, वो है आई एम नो मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है। इसके सह लेखक कौन है, मीरा के अय्यर। ध्यान रखना, मीरा के अय्यर इसके सह लेखक हैं आई एम नो मसीहा। अच्छा, हाल ही में सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। पंजाब का स्टेट आइकॉन भी किसको बनाया गया है, सोनू सूद को बनाया गया है। ध्यान रखना, इन्होंने बहुत बड़ी सहायता की थी लॉकडाउन के चलते प्रवासियों को घर भेजने में। ये थे आज के 14 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। तो वो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और कमेंट आप बिल्कुल करते हो प्यारे साथियों, लेकिन कमेंट के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप 1 लाइक करेंगे, 1 आप शेयर करेंगे और 1 आप कमेंट करेंगे, जिससे मैं आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाऊँ। और इस क्लास का PDF आपको मिलेगा प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।